So am I audible? हेलो, am I audible? और इस हफ्ते तुम्हें आ गया होगा मजा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे एक्स्ट्रा क्लास ले लें, एक्स्ट्रा क्लास ले लें, और मेरे ख्याल से अब तो आपकी डेली 3 क्लास चली। तो अब आया कुछ फील आईआईटी की तैयारी का। लोड तो असली ये होता है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम सेट हो रहा है। हाँ अब आया आंखों से आंसू 2-4 के। अच्छा 5 दिन तक। चलो ओके, लोड आ गया। क्या मनी फेम मत करो ये चीज, क्या फायदा। चलो भाई ओके। तो कईयों को बोल रहे थे बार बार कि फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्लास ले लो ले लो ले लो। ठीक है, हम स्लो भी चल रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत फोकस में बेसिक बातों पे करता हुआ चलता हूँ, इसलिए हम स्लो हो जाते हैं। चलो एनीवेज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। चैट होस्ट पर ही आएगी अपने आप ही हो तो। हाँ चैट तो ऑटोमेटिकली होस्ट पर आ रही है। ठीक है ठीक है, टाइम वेस्ट तो करना ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहले शीट निकाल लें डिस्कशन के लिए। शीट निकाल लें सबसे पहले एक बार, इलेक्ट्रो की शीट। ठीक है, और डिस्कशन मेरे को लगता नहीं कि 15-20 मिनट से ज्यादा चलने वाला है। तो इलेक्ट्रो की शीट आप निकाल लें डिस्कशन के लिए। तुम्हें क्या लगता है 200 में से कितने सिलेक्ट होने वाले हैं आईआईटी के? 200 में से कितने सिलेक्ट होने वाले हैं आईआईटी में? पीए 2 को मैं पढ़ाता था। देखो पीए 2 को मैं पढ़ाता था और मुझे वहां पर 10 एक लोगों में पोटेंशियल नजर आया। पीए 1 में मैं थोड़े दिन गया था, ऑफलाइन में नजर आता है। देखो बच्चा तो ऑफलाइन तो नजर आता नहीं, ऑनलाइन तो नजर आता नहीं है। पीए 1 के अंदर गया मैं तो वहां मुझे लगा कि ठीक है भाई कुछ 15 एक लोग हो सकते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा तो मैं पढ़ा नहीं पाया था, बस बाकी अपने आप डिसाइड कर लें अब। तो चलो हाँ भाई ये आ गए हम जरा शीट पर। कोई फिक्स ट्रेंड ढूंढना है बेटा, ये कोई फिक्स ट्रेंड ढूंढना है, कोई फिक्स ट्रेंड ढूंढना है। क्यों रीशफलिंग के बाद जो हमारे बैच बने हैं, ये जो बैचेस बने पीए 1 2 3, ये आपके उसके शफलिंग के बाद तो बनने। डिमोटिवेट ना करो बेटा, इसको डिमोटिवेट करना थोड़ा कहते हैं। अभी कोरोना फैल रहा है, इस फैक्ट को अगर गवर्नमेंट 3 महीने पहले समझ जाती तो आज हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती। फैक्ट से मुंह नहीं छुपाना होता, फैक्ट को फेस करना होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ये अगर गवर्नमेंट समझ जाती तो इतने लोग मरते नहीं। इसी तरह से अगर आप ये समझ जाएं कि यार सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो शायद 15-20 सिलेक्शन और बढ़ जाएंगे, तो शायद 15-20 सिलेक्शन और बढ़ जाएंगे। पर आप किसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, अरे मैं तो रेजोनेंस के टॉपर हूँ, रेजोनेंस के टॉप बैच में पढ़ता हूँ, भाई मेरे से आगे कौन सा है। पीए 1 वाले बोलेंगे मेरे आगे है ही कौन, तो बस वो फंस जाएंगे फिर। ठीक है चलो भाई हाँ ये आ जाए हम पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एंड इसके एग्जांपल्स पर। हाँ भाई ये डिस्कस हो गए हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल वाले, ये सब डिस्कस हो चुके हैं हमारे पास। ओके हाँ इस पर डिस्कस हो चुका है हमारे पास। ठीक है तो बस फिर सीधे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। कम टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लोअर बैचेस से कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको पता है मैं वीक हूँ, उनको पता होता है मैं वीक हूँ। और वीक बच्चा जब एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं वीक हूँ तो वो अपनी मेहनत करने का तरीका बदल देता है, वो अपनी मेहनत करने का तरीका बदल देता है। हाँ वही आ रहे चिंता मत करो, इसके बाद एक्सरसाइज 3 बोलेंगे। पहले ये जरा सा शीट का पार्ट कर लेते हैं, जरा सा शीट का पार्ट कर लेते हैं। हाँ अभी पोटेंशियल एनर्जी से उसके बाद एक्सरसाइज 3 पहले करेंगे, डोंट वरी, पहले एक्सरसाइज 3 ही करेंगे। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। हाँ पोटेंशियल के क्वेश्चंस में बात करें जरा फटाफट से।
एग्जाम्पल 65 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये क्या आपको थोड़ी क्लियरिटी दे देगा कि पोटेंशियल एनर्जी के सवाल हमें किस तरह से करते हुए चल रहे हैं। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, विकास गलत फहमी है तुम्हारी। 66, 65 में 65, 66, 67 कोई डाउट? 67 कोई पूछ रहा है? ठीक है बेटा, जिसे मतलब कल वाला क्वेश्चन है तो 67, तो ये एक प्रोटॉन, ये एक और प्रोटॉन उसकी तरफ फेंक दिया आपने, ये रेस्ट पर था, ये यू पर था। कुछ देर बाद दोनों का चलेंगे, साथ चलेंगे, दोनों सेम स्पीड पे चल रहे होंगे वी और यू। क्लास एग्जांपल केस 1, दिस इज केस 1 ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का केस 1 है तो बेटा सीधा सीधा चलो बेटा, ऐसा हेक्सागन वाले से नहीं होता, आप तो क्वेश्चन बोलो। ठीक है चलो 7, 68, 69, 68, 69, 70, 71, 69 कोई कह रहा है। ठीक है 69, showing element of 3 point charges, total potential of the system is 0। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई बोलो? हाँ 69 में क्या प्रॉब्लम है? इनको नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, अब लिख दो सारी टर्म्स। एक टर्म आएगी Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन R आएगा, एक आएगा Q1 Q3, Q1 Q3 में अपॉन 2R आएगा, और Q2 Q3 करोगे, Q2 Q3 करोगे तो अपॉन क्या आएगा आपके पास? Q2 Q3 करोगे तो अपॉन R आएगा। ठीक है 69, हेलो क्यों टाइम वेस्ट करते हो सब चीजों में? इससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा मौसम इस सवाल में? बस जो है वो फिलहाल वो करते चले हम, एक बार थोड़ा सा क्लास में होते तो अलग हो जाती है बात, ठीक है ना भाई? चलो 70, 71 कोई डाउट? 70, 71 हाँ बिल्कुल इजी वाले हैं तो और क्या। 70, 71 72 का पार्ट 2। ठीक है ठीक है 70, 71 तो स्ट्रेट है बिल्कुल। ठीक है, ये करते हो आप लोग एग्जांपल्स ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? खुद से एग्जांपल्स जो होते हैं उनको सेल्फ ट्राई करते हो या सॉल्यूशन देखते हो? हेलो, एग्जांपल्स को सेल्फ ट्राई करते हो या सॉल्यूशंस देखते हो? हाँ सेल्फ ट्राई करने हैं, वरना कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ बिल्कुल, हाँ तभी फायदा है उसका, और वो फायदा आपको अपने आप नजर आएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वो फायदा आपको अपने नजर आएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल चलो नेक्स्ट कुछ 72 का सेकंड बोल रहा है कोई, ठीक है 72 का है, चलो भाई ये लो 72 का सेकंड। चलो 3 equal charges placed at the corner, calculate work done to decrease the side of triangle to a/2। अरे a/2 कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा वर्क डन किसके द्वारा? बाय whom? ये वर्क कर कौन रहा है? बाय एफ एक्सटर्नल भाई, दिस इज बाय वर्क एफ एक्सटर्नल। सोच के देखो ना, सोच के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाहर लग रहे हैं सब पर, एफ ई तो सब पर बाहर है भाई, एफ ई जो होगा वो तो सब पर बाहर की तरफ होगा, तो आपको उसके अगेंस्ट पे वर्क करना है। हालांकि इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कैलकुलेट टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्रायंगल a/2 bringing the charge slowly, charges bringing the charges slowly, bringing the charges slowly, स्लोली लाना जरूरी है चार्जेस को, गॉट इट? स्लोली नहीं लाएंगे तो वो गड़बड़ कर देगा, स्लोली वर्क होना जरूरी है, तभी टोटल वर्क डन जीरो आएगा ना, तभी तो टोटल वर्क डन जीरो आएगा। स्लोली लाओगे तो हाँ, ये स्लोली वर्ड होना चाहिए हमेशा, पर ये अक्सर मिस करते हैं वो। गॉट इट? आज ही पढ़ाते हैं तो हमने, हेलो ये तो हमने आज ही पढ़ा था। बताओ ब्लॉक नंबर से मैसेज आ जाता है, कैसे पॉसिबल?
कुछ वीडियो 1 मिनट। ओके हाँ अभी क्लियर है। अरे वो एक्चुअली कुछ मैसेजेस आ रहे थे तो इसलिए मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा था। ओके ठीक है ना भाई, गॉट इट। आज पढ़ा था ये तो हमने। तो स्लोली के केस में क्या होगा, स्लोली के केस में क्या होगा, स्लोली के केस में आपके पास WFE प्लस WF एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज, तो वर्क करेगा कौन, एक्सटर्नल फोर्स करेगा ना भाई। ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट बोल लें, क्योंकि FE तो कहाँ लग रहे हैं आपके पास, FE फोर्स तो कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है हर जगह। चलो चलो 72, 73, 74 कुछ नेक्स्ट और कोई डाउट। 70, 74 और जो कर रहे हैं वो आराम से सब कुछ समझते हुए चलेंगे। 74 क्या हो गया अभी लास्ट लाइन। हाँ तो ड्यू टू सिमेट्री बेटा सबकी सेम नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी, सोच के देखो। सिमेट्री जितनी इस वन की होगी जितनी इसकी होगी उतनी तो सबकी आएगी। ये आज जो समझाया था मैंने, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है ना। तो सीधे आंसर क्या बन गया, 3U1 बन गया बस। अब हर एक की निकाल लिए, बस हर एक की निकालनी आनी चाहिए आपको, हर एक की निकालनी आनी चाहिए। तो ये देखो जरा इसमें निकालेंगे कैसे, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये देखो ना जरा, देखो 1 और 2 में डिस्टेंस कितना बना, 1 और 2 में डिस्टेंस क्या बना A। 1 और 4 में डिस्टेंस क्या बना, 1 और 4 में डिस्टेंस क्या बना 2A। अब एक सवाल बचा 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है, 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है। अभी कैसे निकाले 1 और 3 का डिस्टेंस, कैसे निकाले 1 और 3 का डिस्टेंस कैसे निकाले, 1 एंड 3 का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए भाई, ये कर दो, थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ। ये भी लेंथ A है, ये भी लेंथ A है, ये A ये A। क्या है, ये ट्रायंगल की लेंथ आ जाएगी ना थर्ड साइड, बस साइन फॉर्मूला लगा दो। और क्या ये एंगल कितना आपके पास, ये एंगल 120 डिग्री, साइन फॉर्मूला लगा दो। पता बेटा पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, पर साइन फॉर्मूला अच्छा है ना। ये डिस्टेंस D है तो D अपॉन साइन 120, साइन 120 क्या बना, साइन 120 इज cos 30, cos 30 इज √3/2 अपॉन √3 बराबर कितना, ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री बराबर ये एंगल क्या बनेगा आपके पास 120, तो ये बनेंगे 30, तो बराबर आएगा A बाय साइन 30 2A। तो T बराबर आ रहा है √A। बस ये लगानी है ज्योमेट्री, गॉट इट। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होना है बेटा, 1 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होना है। हाँ बस पेंटागन में डिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं आएंगे, पेंटागन में डिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं आएंगे। चलो क्लियर यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3 पर। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस। चलो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस। ओके चलो, क्यों कॉम्प्लेक्स करेंगे आर्यन इतना सवाल को, पर वो जो आप कह रहे हो उससे मुझे फायदा नहीं हो रहा ना। हाँ तो पेंटागन में इतनी आसानी से होना है, निकाल सकते हो पेंटागन में भी, पेंटागन में ये करना थोड़ी और मैथ्स लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस तो क्यों नहीं आएगी। ये ट्रायंगल है, ये साइड A है, ये साइड A है, पेंटागन का हर एक एंगल कितना बनता है, पेंटागन का एंगल बनता है आपके पास 360/5, ठीक है ना भाई। यहाँ पे बनते हैं 120 डिग्री, हाँ यहाँ बनता है आपके 108 डिग्री। टोटल सम आएगा आपके पास 1 2 3, हाँ 108 डिग्री लगाओ। तो उसमें 108 डिग्री की वैल्यू हमें आती नहीं है, इसलिए हम अटक जाते हैं थोड़ा सा। निकल तो यहाँ पे भी जाएगा, प्रॉब्लम क्या है। चलो गॉट इट। चलो हाँ भाई अब हम होते हैं एक्सरसाइज 3 पे। चलो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3 पार्ट डन। चलो एक्सरसाइज 3 पे चलता है। हाँ भाई एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। चलो let me also open the sheet। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1।
हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 4 थे आपके पास। चलो मेरी शीट में नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी शीट की नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको छोड़ दें, अपन तो लॉजिक पे बात करेंगे। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन समझना है आपको। ओके, देखो जरा इस कॉम्प्रिहेंशन में हो क्या रहा है। चलो देखो जरा, समझो जरा क्या समझाना चाह रहा है वो। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के आप तो ये मान लें कि आपको ये एक न्यूक्लियस दे रखा है आपको, ठीक है, जिसमें कि टोटल चार्ज, न्यूक्लियस में टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज होता है Q बराबर ZE। क्या टोटल चार्ज होता है क्या एक न्यूक्लियस के अंदर, होता है कि नहीं होता? ओके, चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि यहाँ पर, अच्छा वो कह रहा है कि जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी हम लिखते हैं तो डिस्टेंस R, ये जो हम डेंसिटी लिखते हैं तो डिस्टेंस R, रो R, वो आपकी ऐसे वेरी कर रही है। किसी ए पॉइंट तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद में कम होती जा रही है, किसी ए पॉइंट तक कांस्टेंट है और फिर ये कम होती जा रही है। वो डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। बट एक बात बताओ मुझे, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली सरफेस पर चार्ज चाहिए, सरफेस पे फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस क्या होता है? अल्टीमेटली याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? के इंटू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन डिस्टेंस, कहां से? सेंटर से, दूरी का स्क्वायर, तो अपॉन आर का स्क्वायर। यही तो होता है आपके पास। ध्यान दो, कभी भी किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर जब वे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, भाई यूनिफॉर्म यहाँ पर कैसे यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म एटलीस्ट रेडियस के टर्म्स में तो है ना भाई। बिल्कुल भाई, सारे शेल्स जो बनेंगे, हर एक शेल जो बनेगा, हर एक शेल तो यूनिफॉर्म चार्ज के बनेगा ना, हर एक शेल तो यूनिफॉर्म चार्ज के बनेगा ना। तो हर शेल के लिए तो ऐसे सारा चार्ज कहां? सेंटर पे मानते हुए, तो क्यू एनक्लोज कितना आएगा इस केस में? क्यू एनक्लोज तो कैपिटल क्यू ही बनेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं? क्यू एनक्लोज तो कैपिटल क्यू ही बनने वाला है, कोई दिक्कत? गॉट इट? तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। तो फिर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो? अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट 3, उस पार्ट 3 पर। चलो देखो पार्ट 3 पे क्या हो रहा है। तो पार्ट 3 पे क्या हुआ आपके पास? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना किसी से नहीं हुआ, कुछ लोगों से तो हो गया होगा, बल्कि मतलब कई लोगों से हो गया होगा इनफैक्ट। हाँ ठीक है ना, हाँ ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल भी। चलो ये देखो क्वेश्चन 3, यहाँ थोड़ा लेवल बढ़ता है। देखो यहाँ थोड़ा, फॉर ए जीरो वैल्यू डी इज, ठीक है। अब वो समझो जरा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए को जीरो कर दिया, ए को जीरो कर दिया। तो जब आप ए को जीरो कर दोगे, ए को जीरो कर दोगे, तो ए जीरो कर दोगे, तो रो और आर के बीच का जो ग्राफ है वो बन जाएगा आपके पास। तो कह रहा है इसको तो आपने डी मान लिया और ये चल रहा है कैपिटल आर, ठीक है। ओके, हाँ ऐसा तो नहीं ना कि मतलब ठीक है पार्शियली हुआ, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल है इस सवाल। चलो ये देखो जरा, अब क्या हुआ आपके पास? ये रो हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? वो कह रहा है फील्ड बताना है हमको कहां पर, फॉर ए द वैल्यू ऑफ डी इज, ठीक है। इस डी की वैल्यू बतानी है आपको, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट है आपके पास एक तरह से 0, डी, ये पॉइंट है r, 0। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे सोच के देखो जरा। इसमें जो टोटल चार्ज है, जो स्फीयर है आपके पास, इसका टोटल चार्ज तो अभी भी क्यू ही रहेगा, टोटल चार्ज तो अभी भी जेड ई ही रहेगा। इसके अंदर का क्यू टोटल जो है वो तो जेड ई रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप तो एक काम करो ना भाई, आप तो ये मान लें, आपको तो क्या करना है पता है इस सवाल के अंदर? इस सवाल में जो लॉजिक लगाना है वो ये लगाना है, ये ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये SSD, चलो एक साथ ही ले लेना, कोई बात नहीं, छोटा कर दूंगा मैं। हाँ, लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं जब यहाँ पर शेल बनाऊंगा, तो मुझे तो वो रो को एज अ फंक्शन ऑफ आर ढूंढना है, मुझे तो इस रो का एज अ फंक्शन ऑफ आर ढूंढना है।
ये आ जाएगा तो मैं क्यू एनक्लोज क्या लिखूंगा, क्यू एनक्लोज की वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर डीवी, और ये टोटल कितना बनेगा जेड ई। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, वो रो आर फाइंड करना है कि रो एट डिस्टेंस आर कितना है। तो उसका लॉजिक क्या लगाया इन्होंने, ये रैंडमली कोई पॉइंट आर ले लिया, ये रैंडमली किसी आर दूरी पर हमने रो मान ली। तो देखो ना, हाँ ये रो और आर का ग्राफ था, तो यहाँ मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया 2 पॉइंट फॉर्म, बेसिकली ये 2 पॉइंट फॉर्म, ये मैंने पॉइंट ले लिया आर कॉमा रो, बस। तो ये आर कॉमा रो का पॉइंट ले लिया, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म है, बेसिकली दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। रो निकाल लें हम, तो ये रो निकाल लें हम, और अब चार्ज एनक्लोज लगा दें, बिल्कुल ग्राफ की इक्वेशन लगा दें। तो ये देख लो ना, ये क्यू बराबर जेड ई बराबर कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ रो आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और रो आर का मतलब क्या है, रो आर इज बेसिकली रो एट आर, रो एट डिस्टेंस आर, ठीक है, ओके। थर्ड तो इजी है ये, सॉरी थर्ड, फोर्थ पार्ट तो इजी है। फोर्थ में तो क्या कह रहा है वो, फोर्थ में वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्जर्व लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। तो कब होता है, जब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म, जब रो कांस्टेंट हो। तो फोर्थ पार्ट का तो सीधा सीधा है, फोर्थ पार्ट में तो कुछ नहीं करना, फोर्थ पार्ट में तो आपके पास बेसिकली रो कांस्टेंट है, ओके। एस एस डी वन, दिस इज योर एस एस डी वन, फर्स्ट डिस्कशन, ओके। बेटा ए को जीरो कर दिया, ए को जीरो कर दिया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा ना भाई। ए को जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ए को जब जीरो कर दोगे तो ये लाइन कहां पहुंच जाएगी, ए को जीरो कर देंगे हम तो ये वाली लाइन यहाँ पहुंच जाएगी ना। ए जीरो का मतलब क्या हुआ, ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी, बस। अरे फोर्थ में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, फोर्थ में तो बेटा वो क्या तो रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। ई प्रोपोर्शनल टू आर कब होता है, ई प्रोपोर्शनल टू आर कब होता है, ई प्रोपोर्शनल टू आर कब होता है, जब रो क्या होता है, कांस्टेंट। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, कर लो भी नोट पूरा, ठीक है। नहीं, और हाँ, अब तो स्फीयर के अंदर तो हम ही, तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली पॉइंट एक ही है कि जब भी स्फीयर का सवाल है तो ई दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है आपका, कि चार्ज एनक्लोज कितना है और उस जगह का सेंटर से डिस्टेंस, बस। ये पकड़ में आया, उसकी गंगा बारे न्यारे हो गए उसको, बस। चलो नेक्स्ट बोले, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 9 डन है। 8 तो मैंने दिया नहीं था बेटा, 9th दिया था मैंने। क्या 9th क्वेश्चन जेई 2009 वाला है क्या, 9th क्वेश्चन जेई 2009, 9th क्वेश्चन जो है वो जेई 2009 वाला है क्या, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस की शीट है ना, वहां थोड़ा सा नंबरिंग नहीं, अभी नहीं कर सकते हो बेटा, अभी आपको आता ही नहीं है वो, मेटेलिक शेल से नहीं, जो मैंने दिए हैं उतने ही कर सकते हो, उसमें कंडक्टर का कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगा आपसे, ठीक है। हाँ, क्या 9th बताना है, 9th बताना है क्या, ठीक है। ये तो आसान है, इस डेट ऑफ द सरफेस। हाँ, क्वेश्चन 9 डन करूं, 9 तो डन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है भाई, ठीक है। चलो ओके, बस वही, ये चाहो तो नोट कर ले, कोई करना है तो, मैं तो कोई, मेरी तरफ से तो कोई वो है नहीं, किसी को करना है तो ये नोट कर ले, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल। हाँ, बस रोज डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है, आप देख लो, सब तरह के सवाल आते हैं, वेरिएशंस करते रहते हैं ये लोग। ये मैंने इसलिए दिए कि इसमें आपका हर तरह का वेरिएशन कवर हो जाएगा, हर तरह का वेरिएशन कवर हो जाएगा, बिल्कुल। 9 के बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का एक पार्ट तो पोटेंशियल वाला है, वो तो अभी हमें पढ़ना है। 17 का एक पार्ट तो पोटेंशियल वाला है, तो वो तो अभी हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना सकते हैं हम, तो ये वाला ग्राफ तो हम बना सकते हैं 17, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ लिखना है आप,
बताना है क्या? क्या कहना चाह रहे हो हर्षल गुप्ता? व्हाट्सएप पे प्रूफ करके भेजो क्या होगा उससे अगर ऐसा होगा तो। हर्षल गुप्ता, जो कंक्लूजन आप कह रहे हो उस तरह कंक्लूजन निकलते हैं, बट कहना क्या चाह रहे हो आप उस बेस पे? बेटा व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दें। हाँ चलो अभी क्वेश्चन नंबर 19 बात करनी है। ऑप्शन बी क्यों है? देखो जरा 19 में क्या हुआ। 19 में समझो ना, तेरे को दो चीजें हो रही है। 19 में दो चीजें हो रही है। देखो ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। ओके, अब समझो इसमें क्या दिक्कत है। ये कह रहा है एक पॉइंट पी पर आप फील्ड जीरो कर रहे हो, तो वो दो पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट पी और एक पॉइंट पी डैश है। तो पी पे जब बात करेंगे हम, तो पी पर तो कब होगा? पी के लिए तो दोनों ही चार्जेस, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा अगर पी पे बात करेंगे। लेकिन जब पी डैश पे बात करोगे, पी डैश पे बात करोगे, तो एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। ओके, नाइन्थ के सॉल्यूशन के बेस पर, क्यों भी नाइन्थ के सॉल्यूशन के बेस पर, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं आपका नाइन्थ का सॉल्यूशन? जो आप कुछ ऐसा कह रहे हो, मतलब क्या फॉर्मूला आ रहा है आपके पास? के आर की पावर ए, आर की पावर ए। हाँ 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 हाँ, नीचे आपके पास a+3 की फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल। हाँ, कहा जा सकता है कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल हर्षल गुप्ता, आते हैं इस तरह के सवाल भी आते हैं। 17 में क्या हो गया भाई? हाँ तो 17 में जीरो ही तो है बिफोर आर, यहाँ जीरो ही तो है फील्ड, क्या दिक्कत है? 17 में यहाँ फील्ड जीरो ही तो चल रहा है। ये तो पोटेंशियल का ग्राफ है, इसको तो अभी छोड़ दो, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अरे वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है भाई, जब कुछ नहीं है तो वो अंडरस्टूड है। 17 में वो अंडरस्टूड है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना पड़ता है। मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन भी हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है? तो 17 क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, आपको बेस्ट ऑप्शन भी चूज करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को कोई। ओके, 19 का लॉजिक क्लियर है? 19 का लॉजिक क्लियर है? ये करके आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। आप देख लो कितनी फ्रीक्वेंसी है इनकी, तो और पिछले 1-2 सालों में आया नहीं है सवाल, तो अब आ सकता है। चलो 20th पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20। बोलो भाई 20 तो सीधा सीधा किसका यूज था, मैंने बताया तो था। क्या? किसका डी पूछ रहे हो बेटा? 19th का डी, किसका डी पूछ रहे हो? 20th का डी है, किसका डी? 20 का डी, 20 का डी। अरे बेटा जब ये डायरेक्शन, ये देखो ना, ये तो लिखोगे आप इक्वेशन, किसी को डाउट? ये देखो, ये आपके पास रीजन, ठीक है, इस रीजन में आपको चाहिए। ओके, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, तो ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, तो E1 जो बनेगा, E1 बनेगा रो C1 P वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत? एंड E2 वेक्टर क्या बनेगा? E2 वेक्टर क्या बनेगा? माइनस का रो C2 P वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जब दोनों को ऐड करोगे, ये देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आंसर? तो जब ऐड करोगे तो EP वेक्टर E एट E जो बन रहा है नेट, दोनों को ऐड करा तो ये क्या फॉर्म आ गई? ये फॉर्म आ गई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू C1 C2 वेक्टर। पर तो C1 C2 वेक्टर क्या शो कर रहा है भाई? सेम एज कैविटी प्रॉब्लम ही तो है, ऑप्शन डी। अच्छा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अभी पोटेंशियल की बात ही नहीं करी ना हमने बेटा, ऑप्शन में है भी नहीं। आंसर मेरे ख्याल से इसका एक तो होगा सी और डी, इसके आंसर शायद सी एंड डी है। क्या आंसर सी एंड डी से रखे हैं, बस खत्म। पोटेंशियल की बात अभी हमने करी कहाँ, जाने दो, जिस बारे में पढ़ाई नहीं उसको छोड़ दो बस। तो क्या डी ऑप्शन क्यों बेटा? ये तो यूनिफॉर्म ही हो गया ना, फील्ड ही यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ कांस्टेंट। अरे बेटा यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? ये C1 C2 वेक्टर आ गया ना, सेम एज लाइन सी। बेटा 19 अभी तो समझाया था, एक नेगेटिव कैसे आया?
क्योंकि आपको 2 पॉइंट लेने हैं 19 में, 2 पॉइंट्स लेने हैं आपको। एक तो आपको लेना है C1 C2 के बीच में पॉइंट, और एक पॉइंट आपको यहाँ लेना है P डैश पॉइंट। इसकी दूरी भी 2r होगी और इसकी दूरी भी 2r होगी। तो जब P डैश के लिए बात करोगे तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, वरना दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना भाई, इसलिए 2 आंसर होता है। चलो 19 20, हाँ भाई 21 तो इजी है यार। 21 में क्या होगा, चार्ज Q 2Q यूनिफॉर्मली R/2, R पे सब पे अलग अलग निकालते हैं ना, यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ, ये तो सीधे सीधे E1 निकालो, E2 निकालो, E3 निकालो, वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है। क्यों पूछ रहे हो भाई, गलत बात है। ये SSD2 ले लो आप, साथ में ले लो दोनों का, SSD2 तो इसको ले लेते हैं, ये SSD2 ले लो एक बार। हाँ, ये तो सबसे इजी वाला था बिल्कुल, ये SSD3 ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है, SSD3 ले लें एक बार। चलो हाँ भाई 26, देखो भाई 26 क्या कह रहा है। अबे कैविटी प्रॉब्लम क्लास का सवाल है, 26 तो क्लास का सवाल है, कुछ भी। में एक मिनट रुको जरा, 26 में क्या हो रहा है। अगर पॉइंट चार्ज को लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड कैविटी के अलोंग मान ले तो आंसर डिफरेंट आएगा। पॉइंट चार्ज को लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कैविटी के अलोंग, पॉइंट चार्ज है कहां बेटा यहाँ 26 में, कौन सा पॉइंट चार्ज है। 26 तो कैविटी प्रॉब्लम है, ये तो सीधी सीधी कैविटी प्रॉब्लम है। क्लास एग्जाम्पल क्या पूछना चाह रहे हो उसमें। 26 नहीं बना, मैं कहा था बेटा नोट्स। मान्या एक बात बताओ, चलो मान्या बेटा क्या नोट्स कॉपी खोली थी 26? मान्या क्या नोट्स कॉपी खोली थी आपने पढ़ते हुए? अच्छा, तो आपको सेम क्वेश्चन नजर नहीं आया? सेम क्वेश्चन नजर नहीं आया कॉपी के अंदर? तो फिर क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? और समझ रहे हो, ये सवाल तो 2015 में आया है, हम तो मेरे ख्याल से 2010 से पढ़ा रहा हूं, तब से ही कराता जा रहा हूं। बेटा अरविंद सवाल आएगा तब बात करेंगे। तो बेटा यही तो सवाल हमने किया था क्लास में, और क्या किया था। क्लास की कैविटी प्रॉब्लम और इसमें फर्क क्या है मान्या? हाँ, आपसे पूछा क्या है उसने, कैविटी के अंदर पूछा ना, तो बस वही तो बात करेंगे हम, जहां पूछा वहां बात करेंगे हम। तो आप कहां पे फील्ड निकालना चाह रहे हो, आप कहां पे? तो if the electric field inside cavity at position r vector, बेटा देख तो लो, आपको तो वेक्टर्स में दिक्कत है, इसका मतलब ये कैविटी, ये सेंटर C1। अब जरा याद करो ना, जो आंसर आता था इसके फील्ड का, जो इसके फील्ड में आंसर आता है बेटा, वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, इस C1 C2 वेक्टर पे। वो आंसर किस पे डिपेंड करता है? इस C1 C2 वेक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ अंदर R वेक्टर कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ अंदर में R वेक्टर कुछ भी हो, उससे कोई लेना नहीं है ना, हर पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म आता है ना। प्रॉब्लम इसकी नहीं, प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की।
प्रॉब्लम है कि हमने नोट्स लिख के रिवाइज करे थे आपने उस दिन? आप बेटा ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हो। हाँ, नोट्स लिख के रिवाइज करे थे? ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी है बिल्कुल। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, थोड़ी सी क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट भी ज्यादा बनाओ। हाँ, नहीं करे थे ना लिख करके रिवाइज, बस यही करते हो। ये देखो मैं एक चीज, चलो ये अच्छी बात है कि कम से कम इस बच्चे ने एक्सेप्ट करा कि इसने लिख के रिवाइज नहीं करे। अब ऐसा है, चलो हालांकि ये बातें मैं कर चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। ऐसा है, तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो सर आईआईटी की स्टोरी बताओ, आईआईटी की स्टोरी बताओ। चलो वो तो क्या है कि हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे तब बात कर लेंगे। उससे ज्यादा बेटर ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आईआईटी में पहुंचना कैसे है। देखो यार, एक हैबिट तो बना लो कि नोट्स तो रिवाइज करने ही हैं, नोट्स रिवीजन तो मस्ट है, और कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद एक और चीज बताऊं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो और अटकते हो एंड यू स्टक, तो मुझे बात बताओ चलो, जब एग्जाम देते हो नहीं, जब एग्जाम देते हो, एग्जाम में लड़ाई किससे होती है? एग्जाम में लड़ाई किसके साथ लड़ते हो? एग्जाम में लड़ाई किसके साथ करते हो? एग्जाम में किसके साथ लड़ना होता है? एग्जाम में हमें किसके साथ लड़ना होता है? एक जने ने आंसर दिया है बस, वेरी गुड। सबके आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम की तैयारी करते कैसे हैं। जो लोग एग्जाम में सवाल से लड़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं, जो लोग एग्जाम में सवाल से लड़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि सवाल से लड़ाई घर पे लड़ी जाती है। एग्जाम में लड़ते हैं हम बाकी लोगों से, एग्जाम में तो मुझे पता होना चाहिए कि ये सवाल, पता है आपको क्या होता है एग्जाम में? नहीं, टाइम से भी लड़ना है, हमें बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है, सिर्फ हमें बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है। सब गलत हो, कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई टाइम नहीं, किसी सिर्फ एक दो ने लिखा है पार्टिसिपेंट्स बस। अरे हमें तो बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है यार, दैट्स इट। पता है क्या होता है कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आपके फेवरेट टॉपिक का सवाल आएगा। मेरे को ऑप्टिक्स बहुत पसंद है, उसका सवाल आया, और पता है पूरे पेपर का सबसे टफ सवाल था वो, लेकिन आपको उसमें 15 मिनट बर्बाद कर दिए। इसका मतलब आप उस टॉपिक को पहचानते ही नहीं थे। अगर आपका फेवरेट टॉपिक होता ना, आपको सवाल देखते ही पता लगता कि साला ये तो 15-20 मिनट से पहले सॉल्व भी नहीं, अरे मैं क्यों 15 मिनट वेस्ट करूंगा, उस 15 मिनट में तो मैं 2 दूसरे सवाल करके आऊंगा। एग्जाम में लड़ाई लड़नी है बाकियों से नहीं। अगर जब तक देखो हर्षिल ईगो से मैं बता रहा हूं क्या करना है, उसके बाद भी अपने आंसर दिए जा रहे हो, किसी डर से ही लड़ना है। डर की लड़ाई सब घर तक है, एग्जाम में कोई डर नहीं होता। एग्जाम में लड़ाई है बाकियों से अच्छा करना है, डेट्स इट। वो कैसे पता लगेगा? वो इससे पता लगेगा जब हम घर पे करते हैं प्रैक्टिस। अब कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो समझो जरा। जब आप किसी क्वेश्चन पे अटकते हो ना, सवाल से लड़ाई होती है घर पे सवाल से लड़ाई शुरू होती है भाई, सवाल से लड़ाई शुरू होती है ना, वो एट होम होती है। अब फाइट करो आप एट होम। अटके तो क्या करोगे? नोट्स खोलोगे, एग्जाम्पल देखोगे, फिर जाकर के नहीं आएगा, उसके बाद इन सब के बाद टीचर से पूछोगे, देन आस्क। तो आपने अपनी लड़ाई लड़ी, और ये करोगे तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि यार ये सवाल टाइम लेता है, अरे यही तो वो लड़ाई, इसकी तैयारी करनी है। ये वहां पता नहीं पड़ेगा दूसरे कैसा कर रहे हैं, वो तैयारी हमें घर से करके जानी, क्योंकि जो गलतियां आप कर रहे हो वही गलतियां बाकी भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नोट्स बेटा, नोट्स 2 बार पढ़ने होते हैं मिनिमम। एक बार क्लास के बाद, और एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो रिलेटेड सवालों के लिए, वो तो मिनिमम 2 बार है, 2 बार भी नहीं है तो कम से कम क्लास के बाद भी उन नोट्स को हर 2 दिन बाद वापस देखना पड़ता है। हाँ, तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आईआईटी में पहुंचना कैसे है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। देखो मैं बता दूं, जैसे सपोज करो मंडे को क्लास हुई, मंडे क्लास, नोट्स बनाए,
रिवाइज करा 30 मिनट्स, रिवाइज मैं तो बल्कि कहता हूँ कम से कम 40 मिनट्स रिवाइज करो, 40 मिनट्स लिख के रिवाइज, ठीक है। फिर एक बार इनको रिवाइज करो वेडनेसडे को, फिर रिवाइज करो वेडनेसडे रिवीजन, फिर रिवीजन करो वेडनेसडे को। अब की बार पता है वो क्या लगेगा, अब क्या आपको 20 मिनट लगेंगे। और फिर एक बार और सैटरडे को रिवाइज कर दो, रिवाइज ऑन सैटरडे, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और वो पूरा लेक्चर, एंटायर लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर आपकी टिप्स पर होगा, कंप्लीट लेक्चर ऑन टिप्स। हाँ, अरे बेटा मैनेज करना क्या है वो तो समझो, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, होमवर्क सेकेंडरी है। हाँ होमवर्क सेकेंडरी, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने हैं। और अब समझो जरा, पता है इससे क्या होता है, एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, किसी बुक को मैं एक ही ऑर्डर में पढ़ता जाता हूँ, किसी बुक को मैं एक ही ऑर्डर में पढ़ता जाता हूँ, तो मुझे ऑर्डर रट जाता है नहीं रट जाता, मुझे ऑर्डर रट जाता है, मुझे क्या पता पड़ने लगता है कि कहाँ पर क्या चीज है, मुझे पता पड़ने लगता है कि कहाँ पर क्या चीज है, होता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में अटके हो किसी सवाल के अंदर, किसी सवाल के अंदर एग्जाम में अटके हो, लेकिन घर जाके आंसर आ गया, घर जाके आंसर आ गया, कभी ऐसा हुआ है एग्जाम में अटके लेकिन घर जाके आंसर आ गया, हुआ है कभी ऐसा? तो वो आंसर कहां से निकला, पता है क्या हो रहा था, आपका दिमाग कॉपी के पन्ने पलट रहा था, आपका दिमाग पता है क्या कर रहा था, कॉपी के पन्ने पलट रहा था। अब समझो क्या होता है, देखो ये जब आप करते हो तो आपको मिलता है एक सिस्टमैटिक रिवीजन, ये होता है सिस्टमैटिक रिवीजन या इन ऑर्डर रिवीजन, इन ऑर्डर रिवीजन। अरे हमारा दिमाग जो है ना वो एक कंप्यूटर है, कभी कंप्यूटर है, अच्छा मोबाइल है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप कोई चीज कंप्यूटर में खोलते हो, दिमाग है वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है, वो मोबाइल हैंग हो जाता है, होता नहीं होता हैंग, वो क्या कर रहा होता है बेसिकली हैंग होके, अपने पीछे की चीजें ढूंढ रहा होता है, वो उसके बैक फाइल्स ढूंढ रहा होता है। हाँ अब समझो पता है क्या है चीजें, ये देखो ये तो सिस्टमैटिक रिवीजन है, तो पता है क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, आप पन्ने से पन्ना स्टोर कर लो, पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4। अभी बात बताओ एग्जाम में क्या सवाल ऐसे आएगा कि पहला सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड का, कूलम्स लॉ का, अगला सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगला सवाल पोटेंशियल एनर्जी का, अगला सवाल पोटेंशियल का, क्या एग्जाम में ऑर्डर में सवाल आएंगे? नहीं आएंगे। अब पता है क्या होता है, ये हमारी डेवलप करता है, ये जो टेक्निक है ना, क्वेश्चन में अटके नोट्स देखा, ये लाता है आपको रैंडम रिवीजन, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कहते हैं इसको, कि अच्छा हाँ यार स्फेरिकल का सवाल तुरंत दिमाग का वो वाला हिस्सा जनरेट हो जाएगा जहां पर आपने स्फेरिकल पढ़ा था, क्योंकि आपके दिमाग ने हैबिट बनाई है कि हाँ यार स्फीयर का सवाल आया तो स्फीयर के पेज को खोल के पढ़ो। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में करा हुआ सवाल दोबारा आए, तो हमें तुरंत रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ यार ये तो एग्जाम का सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल दोबारा आया तो हमें तुरंत पता पड़ता है हाँ यार ये तो एग्जाम का सवाल। क्यों हुआ था ऐसा पता है? क्योंकि उस सवाल को एक अलग मेमोरी में स्टोर करा था दिमाग ने, वो सवाल किसी सीक्वेंस में नहीं था, वो ऑटोमेटिकली पेपर के सेक्शन में था, तो दिमाग पेपर के लिए एक्टिव हुआ। अरे बहुत साइंस है दिमाग के अंदर भी, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट, वो लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा, बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर। तो वो पता है क्या हुआ था, वो सवाल स्टोर हुआ था पेपर के सेक्शन में, तो जब आप दोबारा पेपर देते हो तो वो सेक्शन एक्टिव चल रहा है। नोट्स का सवाल पेपर में आएगा स्ट्राइक नहीं करेगा, क्लास एग्जाम्पल का सवाल पेपर में आएगा या शीट का सवाल पेपर में आएगा स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन पेपर में आया हुआ सवाल पेपर में आएगा तो स्ट्राइक करेगा। ये चीज होती है पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन। इसीलिए नोट्स दो तरह से रिवाइज कर रहे हैं, ये है वन वे, ये है रिवीजन ऑफ नोट्स, ये है रिवीजन। कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है, कभी कोई इस बारे में बात नहीं करता। सबको लगता है अरे ये इससे क्या है, अरे यही तो वो चीज है जो बच्चे को सिखानी है, यही तो वो चीज है जो बच्चा सीख जाएगा तो पेपर फोड़ के आएगा। ये होता है आपके पास, ये होता है एक, ये है रिवीजन प्लान 1, ये है प्लान 1 फॉर रिवीजन।
और ये है आपके पास प्लान 2 ऑफ रिवीजन। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए मैंने बोल दिया है HCV कर लो, इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। दैट्स इट। HCV से एटलीस्ट एग्जांपल्स कर लें नोट्स के बाद, नोट्स प्लस HCV कर लें, बस बहुत है। हाँ तो हो जाता है ना ऐसा, क्यों अगेन, और सॉल्यूशन दिमाग में रहता है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। बट सर जब पेपर में वो क्वेश्चन करता हूं तो वो बात, वो हैबिट की बात है। हाँ तो अलग बात है। तो वो ये आपकी एकांश, ये आपकी सोच है। एकांश कह रहा है कितनी भी मेहनत कर लो पेपर में नंबर नहीं आता। चलो एक बात बताओ, चलो मुझको सिंपल सी बात, मैं दिल्ली गया था, IIT दिल्ली। एक सिंपल सी बात बताओ, आप कह रहे हो कि कितनी भी मेहनत कर लो आंसर नहीं आता, पेपर में नंबर नहीं आता, ये कह रहे हो आप। एक बात बताओ चलो मुझे, ये देखो जरा, मुझे इसमें छेद करना है, मुझे इसमें छेद करना है। मैं मारता रहूं मारता रहूं मारता रहूं मारता रहूं। बेटा स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है हार्ड वर्क इन अ वेक्टर डायरेक्शन। मैं बताऊं क्यों नहीं आता आपका एग्जाम में रिजल्ट? आप पता है क्या करते हो, यहाँ छेद करते हो, यहाँ नहीं हुआ अब यहाँ करते हो, फिर यहाँ नहीं हुआ फिर यहाँ करते हो। आप कभी यहाँ छेद करते हो, कभी यहाँ छेद करते हो, कभी यहाँ करते हो, कभी यहाँ करते हो, कभी यहाँ करते हो, कभी यहाँ करते हो। छेद होता ही नहीं है। वो IIT की दीवार है, एक जगह लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जब बंद कर दोगे, अरे बंद कर दोगे तो छेद कैसे होगा? लगे रहोगे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, धीरे 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 वो होने लगेगा। मेहनत वेस्ट नहीं जाती अगर सही डायरेक्शन से हो तो। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखो, ये सारी बातें बहुत काम की हैं। अब क्योंकि मुझे आज थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने उस चीज को टाइम देने की कोशिश करी है। हाँ आप पूछ रहे हो बहुत दिन से IIT दिल्ली के, वो IIT दिल्ली के एक्सपीरियंस तो इतने सारे हैं कि मतलब मैं उस फेज में आऊंगा तो बाहर ही निकल पाऊंगा। बट वहां पहुंचना कैसे पहले वो तो समझ लो। जब तक मैं तुम्हें उसके लिए रेडी नहीं करूं तो फिर मेरा पार्ट कंप्लीट नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिजिक्स टीचर, जो एक चीज मैंने सीखी है पिछले, मैं जब पढ़ाने लगा था ना तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता था, मैं पढ़ाने लगा तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता था, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में मैंने डेवलप करके देखा है कि बच्चे को और बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है, उसे पता ही नहीं है पढ़ना कैसे, ये पढ़ने का तरीका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ 10 लोग 15 लोग सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ये तरीका फॉलो करने वाले ही गिनती के लोग हैं, ये तरीका फॉलो करने वाले ही गिनती के लोग हैं। ये आपकी गलतफहमी है। टेस्ट देने से डर लगता है तो माउंटेन ड्यू पी कर जाओ बेटा, जब डर लगे माउंटेन ड्यू ले लो, एक खत्म। ऋतिक रोशन का डर दूर हो जाता है, पहाड़ पे से कूद जाता है वो। ठीक है, मेरी तरफ से 11th के लिए कोई वो नहीं है, जब टाइम मिले HCV कर सकते हो बस, और कोई तरीका नहीं है बस। चलो हाँ, अब डर के आगे जीते यार, और क्या क्या करो। तो डर लगता है तो उसका तो मैं क्या इलाज कर सकता हूँ भाई। हाँ बस लगना, डर अपना काम है। एक कह रहा हनुमान चालीसा पढ़ लो, उससे तो भूत भाग जाते हैं। मैं सिस्टमेटिक तैयारी करोगे, नहीं बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, HCV एग्जांपल्स, नोट्स तो अपने पढ़ोगे ना, नोट्स और HCV के एग्जांपल्स पढ़ ले। ठीक है, ओके गॉट इट। तो ये अच्छे से जरा ये नोट्स बना ले, ये नोट, ये स्क्रीनशॉट लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए। बहुत रेयरली मौका मिलता है इन सब चीजों के लिए, छोड़ना मत प्लीज, बहुत रेयरली चांस मिलता है इन सब चीजों के लिए। हाँ बिल्कुल, आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल, PA2 बैच को मैंने पहले दिन यही समझाया था, PA2 बैच के बच्चों से पूछो, उनको मैंने यही समझाया था पहले कि पढ़ना कैसे है। हाउ टू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, व्हाट टू स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी। ये कमांड बना ली तो आप फोड़ क्या होगे पेपर, क्योंकि एग्जाम में हाँ वेक्टर डायरेक्शन बताया ना बेटा, बार बार डायरेक्शन, बार बार कभी ऐसे, कभी इधर मेहनत कर रहे हो, कभी इधर मेहनत कर रहे हो, कभी इधर मेहनत कर रहे हो, कभी इधर मेहनत कर रहे हो। सही तरह से मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे तो वेक्टर ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, बस एफर्ट्स इन प्रॉपर डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट बोले भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, आगे करना है, कंटिन्यू करना है भाई, करना भी तो है आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हो गया था हमारे पास। स्पीड की मैंने बात ही नहीं करी अभी तक, कोई आर्यन बेटा प्लीज रिप्लाई। मैंने स्पीड की बात ही नहीं करी आपसे, आप ध्यान दो एक्यूरेसी पे। फिर वही गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मुझे छेद करना है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर छेद करना है, जरूरी स्पीड है या एक्यूरेसी है? बताओ जरा, मुझे इसमें छेद करना है, जरूरी क्या है, स्पीड या एक्यूरेसी? वो गेम खेला है कभी? वो गेम खेला है लोग बाग, वो गेम खेलते हैं हाथ रख के चाकू मारते हैं, हाथ रख के चाकू मारते हैं, देखा है वो गेम, हाथ रख के चाकू मारते हैं, क्या होता है ना? खेलना नहीं कभी, खेलना नहीं। स्पीड के चक्कर में क्या होता है, स्पीड के चक्कर में क्या होता है, उंगलियां कट जाती है। एक्यूरेसी बनाओ, पहले डिसाइड करो यही मारना है, पहले धीरे धीरे मारो, धीरे 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 धीरे, जब एक्यूरेसी आ जाएगी ना फिर स्पीड आने लगेगी। अलग अलग चीजें हैं दोनों, पहले सही चीज पर ध्यान दो, पहले सही चीज पर ध्यान दो, सही रास्ता पकड़ो, भागना नहीं है, भागना नहीं है, सही रास्ता पकड़ना है, भागना नहीं है, सही रास्ता पकड़ना है, सही रास्ता मिल जाएगा फिर भागो। ये पूरा गेम ही इस चीज का है भाई, ये आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जाना इधर था, ये आईआईटी का रास्ता था, कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, कोई इस रेड पेन पे निकल गया, जाना था इस व्हाइट पेन की तरफ, वो निकल गया रेड पेन की तरफ, और भाग रहा है। वो भागते भागते पता है क्या हो रहा है, वो भागते भागते क्या हो रहा है, टारगेट से और दूर जा रहा है, क्योंकि भागना शुरू कर दिया। किसको चाहिए स्पीड? स्पीड की बात बताऊंगा नवंबर दिसंबर में, सब तैयार कर दूंगा, फिलहाल एक्यूरेसी पे ध्यान दो बस। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। मुझे मौका मिला नहीं आप लोगों के बैच को ये सब समझाने को, क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से कोर्स थोड़ा स्पीड से भाग रहा है, अभी भी टाइम है यार। मैं इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं होता कि लेवल की तैयारी, मैंने तो आपको जो फिलहाल पढ़ रहे हैं मैं उसको इम्प्रूव करा सकता हूँ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो ले लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट बोलें, चलो पता नहीं यार कौन है, वो फर्क नहीं पड़ता सबसे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, तो खत्म मेरे ख्याल से खत्म, पार्ट 2 पे आ जाए। चलो भाई लेट्स मूव टू पार्ट 2, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। और बल्कि जेईई मेंस में भी इसके अच्छे सवाल है, मेंस में भी इसके अच्छे सवाल आ रखे हैं, पार्ट 2 में भी इसके कुछ अच्छे सवाल है। हाँ भाई पार्ट 2 पे आ जाए। चलो बोलो भाई पार्ट 2, एक मिनट यार, आराम से आराम से आराम से। हाँ भाई पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट जरा देखने दो मेरे को, शीट में खोलने दो मेरी। थिन स्फेरिकल शेल, which of the following graph represent the electric field produced by the shell? हाँ तो बेटा पहले तो 0 रहेगा, तो क्या दिक्कत है, इनसाइड तो 0 है, ई इनसाइड क्या है 0, और आउटसाइड पे क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है डन, फालतू सवाल है। नेक्स्ट बोलें, अरे यार आराम से आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 डन है, क्वेश्चन नंबर 5 तो डन है, 5 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 5 डन। 7th ठीक है, 7th पे आ जाते हैं। 7th भी करना तो वही है, 7th पे भी तो यही करना है, डी क्यू बराबर क्या लिखना है आपको, तो रो आर इंटू डीवी, विच इज रो आर इंटू। कितने लोगों ने, मैंने एक आपको ध्यान है डायग्राम बना के भेजा था स्फीयर का, एक डायग्राम बना के भेजा था मैंने, बहुत अच्छा, सारी चीजें क्लियर करने के लिए, याद है अलग से? कितने लोग हैं जिन्होंने उसको खुद से ट्राई किया? जिन लोगों ने उसको खुद से वापस बनाया वो जरा एक बार यहाँ पर भेज दें,
चैट पे, यस भेज दे। हाँ, अब यहाँ पर पता है अगेन वो एक मान्य करके बच्चा है, बच्ची जो भी है, वो मुझसे डाउट पूछे जा रहा है पर उसका यस नहीं आया है। मुझे पता है बीमारी कहाँ है। अरे तुम सोच के देखो, क्यों भेजा मैंने वो, मान्या ने भी करा है, वेरी गुड, ठीक है। इसलिए तो भेजा कि इस तरह की चीजों में ना अटके हैं बस। चलो भाई, तो ये कर दो बस। सबसे में करना क्या है, रो की वैल्यू डालनी है आपको, इंटीग्रेशन करना है, बाकी तो ये इंटीग्रेशन नोट कर लो चाहो तो। SSD कौन सा है ये, SSD कौन सा नंबर का आ गया ये, कौन सा स्क्रीनशॉट है, 4th, ठीक है 5 ले लो, क्या फर्क है, SSD 5, ठीक है ना भाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो गॉट इट। बस क्या करना है, इसको वेंटिलेशन को चेक कर लेना यार, और क्या है, इंटीग्रेशन है और तो कुछ भी नहीं है, एक ही तो लॉजिक है और तो कोई लॉजिक ही बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो सीधा सीधा आई थिंक, 11 डन है। 10 आपका था ही नहीं, 10 वाला आपका है ही नहीं क्वेश्चन नंबर। 11 के बाद में आपके पास है 18। हाँ भाई 18th पे ध्यान देते हैं, चलो जरा 18th क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल 18th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखो बिल्कुल 18th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नहीं बेटा पहले काम तो कराऊंगा ना, जो डिस्कशन से पेंडिंग पड़ा है, बस आधे घंटे पढ़ेंगे, लास्ट के आधे घंटे पढ़ेंगे हम, और लास्ट के आधे घंटे पढ़ेंगे बिल्कुल। कि जो लोग नहीं आए क्लास में, ये सोच के डिस्कशन होगा, उनको थोड़ा सा तो नुकसान होना चाहिए ना। चलो भाई 18th पे आते हैं। देखो 18th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 18th में क्या करना है आपको, डिफरेंस कुछ नहीं है ऐसा। has volume charge density rho where A is at the center of the space a point charge q, the value of A such electric field in the region between these spheres। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें, नहीं पढ़ाऊंगा अभी बात करते हैं। ये क्यू चार्ज तो यहाँ रखा है एक आपके पास, ये तो एक क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, ओके। और यहाँ पर उसने आपको डिफाइन कर रखी है कोई डेंसिटी रो, यहाँ डिफाइन कर रही है डेंसिटी रो इस पोर्शन में, और उस रो को उसने दे रखा है रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, दे रखा है आपको A/R। ठीक है, अबे मुझको एक बात बताओ, ये देखो मुझे यहाँ किसी पॉइंट पर, ये सेंटर से R दूरी वाले पॉइंट पर E चाहिए, ये E चाहिए मुझे एट R। तो वो E एट R याद करो ना क्या बनता है, ये बनता है 1/4πε0 इनटू Q एंक्लोज। किसमें एंक्लोज, इस वाले पोर्शन में एंक्लोज्ड। तो हमें काम करते हैं, R की जगह इसको X लिख लेते हैं, है ना इसको, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको रो इज इक्वल्स टू AR इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हम एक काम करते हैं इसको X लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो हमने काम करा, इसको ये रो X लिख लिया, रो X को लिख लिया A/X, where X is distance from center। इसमें देखो एक साथ दो वेरिएबल चल रहे हैं, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए, R दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए एट R। तो Q एंक्लोज, कहां से कहां तक का Q एंक्लोज, कहां से कहां तक का Q एंक्लोज चाहिए हमको एंक्लोज चाहिए कहां से कहां तक